हाय बच्चों, नमस्कार ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मानव में, ह्यूमन में कैसे होता है ब्लड का सर्कुलेशन। बच्चों, इससे पहले आप एक चीज़ ध्यान रखना, मेरे 2 चैनल चल रहे हैं। एक जो चल रहा है साइंस 10 के लिए, साइंस 10 के नाम से, ये तो है 10वीं के लिए, और एक है बायोलॉजी 12th के ये चल रहा है। जैसे आप पढ़ रहे हो ना, ये चैनल का नेम है बायोलॉजी 12 के, और साइंस 10 के ये 10th के लिए चल रहा है। विज्ञान पढ़ाता हूँ, इसमें आपको बायो पढ़ा रहा हूँ। तो आपका कोई रिलेटिव हो, कोई सहपाठी, छोटा भाई बहन हो, उन्हें बताएं, इनकी हेल्प ले, पढ़े, आपका फायदा होगा। साथ में चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप साथ के साथ पढ़ते रहें, कमेंट करें, जिससे मैं और अच्छी वीडियो बेहतरीन तरीके से आपके सामने लेके आऊँ। ठीक है बच्चों। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हम देखिए क्या डिस्कस करेंगे, एकदम इजी वे में समझाऊंगा। बहुत सारे जो जीव होते हैं, कुछ जीव होते हैं एक कोशिकीय, एक सेल इसी सेल में इसकी सारी प्रक्रियाएं होंगी। कुछ जीव होते हैं मल्टी सेलुलर, यानी 2 या 2, 4, 5, हजारों, लाखों, करोड़ों ऐसी संख्याएं पाई जाती है। तो ये कैसे हो गई मल्टी सेलुलर। बहुकोशिकीय जीव, यह एक कोशिकीय। तो इनमें क्या डिफरेंस है। ये तो क्या काम करते हैं, एक ही कोशिका में सारी प्रक्रिया करेंगे, उत्सर्जन, रेस्पायरेशन, अवशोषण, न्यूट्रिशन एक ही कोशिका में करेंगे। तो इनको अधिकतर को सिस्टम की आवश्यकता नहीं है। सिस्टम तो अपने अंदर चाहिए, बहुत सारी कोशिकाएं हैं, कोशिकाएं एक्सक्रीशन कर रही हैं, न्यूट्रिशन भी चाहिए इनको, गैसेज भी चाहिए। तो इन सभी प्रोसेस के लिए एक सिस्टम होता है, जिसे वो हम बोलते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हम डिस्कस करेंगे ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल। रक्त, हृदय और रक्त वाहिनियां। ठीक है बच्चों। फर्स्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं परिसंचरण तंत्र की। परिसंचरण तंत्र। तो परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम 2 टाइप का होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम 2 टाइप का होता है। फर्स्ट होता है खुला परिसंचरण तंत्र, और नंबर 2 होता है क्लोज और बंद सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ये कोई एनिमल है, ये एनिमल है, इसकी बॉडी में एक जगह हार्ट होगा, ये पंप करता रहेगा, इनकी जो सेल्स हैं, टिश्यू, उनके बीच रक्त घूमता रहेगा विदाउट ब्लड वेसल, यानी इनमें क्या होगी, नो ब्लड वेसल, कोई ब्लड वेसल नहीं होगी, डायरेक्ट ब्लड घूमता रहेगा। इनके एग्जाम्पल हैं इंसेक्ट्स, कीट पतंगे होते हैं, और मोलस्कास। एग्जाम्पल क्या क्या हुए, इंसेक्ट हुए और मोलस्का। नंबर 2 बात करते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे अंदर पाया जाता है, जो हार्ट होता है। हार्ट में लाने वाली वेसल और ले जाने वाली, ये कंप्लीट बॉडी में रक्त को सर्कुलेट कर देंगी। किनके द्वारा होगा, ब्लड वेसल, रक्त वाहिनियों, ब्लड वेसल्स। सामान्य भाषा में बोले तो ऐसा सिस्टम जिसमें बिगर ब्लड वेसल, यानी कोई ब्लड वेसल नहीं पाई जाती है, उनमें ब्लड का सर्कुलेशन है, उसे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। नंबर 2 क्लोज या बंद परिसंचरण तंत्र, जिसमें रक्त वाहिनियों के अंदर रक्त बहे,
उसे क्या कहेंगे, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे एनिमल्स, एनिमल्स में भी बात करें तो ह्यूमंस, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, ह्यूमन बीइंग आ जाएंगे, मैमल्स, बर्ड्स बोल दो, रेप्टाइल्स, ठीक है। तो इनके 3 एग्जाम्पल हो जाएंगे। मैमल्स में हम आ गए बर्ड्स जो उड़ने वाले, और रेप्टाइल्स जो रैंक कर चलते हैं, वो किसके अंदर आ जाएंगे, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में। अब हम इसके बाद में देखते हैं रक्त का संगठन। क्या देखते हैं, रक्त का संगठन, यानी रक्त कैसे कैसे बनता है। कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड किन किन से मिलकर बनता है। तो इधर ध्यान दीजिए, तो ब्लड फर्स्ट में एक पार्ट होता है प्लाज्मा, और नंबर 2 पार्ट होता है ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स। प्लाज्मा होता है ब्लड का जो पार्ट बनाता है, वो 55% पार्ट बनाता है, और ब्लड सेल रक्त कोशिकाएं बनाती है 45%। हो गया टोटल 100। प्लाज्मा में पाए जाते हैं 90% तो पाए जाते हैं वाटर, 90% तो कितना वाटर, और 8 से लेके 10% इसके अंदर पाए जाते हैं कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ। क्लियर यहाँ तक। कार्बनिक अकार्बनिक में क्या क्या आ जाएंगे बेटा, अकार्बनिक के अंदर तो आ जाएंगे जैसे सोडियम, आयंस होंगे ना अधिकतर से, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन और HCO3, ये इत्यादि आयन किसके अंदर आ जाएंगे, कार्बनिक पदार्थ में, और अकार्बनिक के अंदर, और कार्बनिक के अंदर हो जाएंगे हार्मोन्स और ग्लूकोज और ग्लोबिन, फाइब्रिनोजन, जो रक्त का थक्का जमाता है ना वो, और एमिनो अम्ल, ये सभी किसके अंदर हो जाएंगे, कार्बनिक पदार्थ में। अकार्बनिक के अंदर होंगे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और HCO3। ब्लड वेसल्स या ब्लड सेल्स है ना अपनी, वो होती हैं 3 प्रकार। कितने प्रकार की बेटा, 3 प्रकार की। जो ब्लड सेल्स होती हैं इन्हें बोलते हैं ब्लड कार्सिपल्स, जो बनाती हैं 45% पार्ट। इन ब्लड सेल्स को कंप्लीटली मिला के तीनों ब्लड सेल्स को बोलते हैं हीमेटोक्रीट, ये तीनों ब्लड वेसल्स है ना, जो ब्लड कार्सिपल्स ही बोल देते हैं बेटा इधर, कार्सिपल्स। क्लियर। 3 टाइप की, RBC लाल रक्त कणिकाएं, WBC श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स। क्लियर। RBC को इरिथ्रोसाइट, WBC को बोलते हैं ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स को बोलते हैं
थ्रोम्बोसाइट। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। क्लियर यहाँ तक? जो WBC ल्यूकोसाइट उसको आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, कणिकाणु यानी ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कणिकाणु और अकणिकाणु। क्लियर यहाँ तक आप सभी? दोबारा से देख लीजिए, ब्लड का कंपोजिशन, ब्लड का संगठन, प्लाज्मा रक्त का छना हुआ पार्ट जिसमें 90% पाया जाता है वाटर और बाकी कार्बनिक और अकार्बनिक सब्सटेंस। अकार्बनिक में आयंस आ गए और कार्बनिक हार्मोन्स, ग्लूकोज, ग्लोबिन, फाइब्रोइन, एमिनो याद आएंगे। दूसरा ब्लड कार्सिपल्स, जो ब्लड सेल्स होती हैं, ये इसका सॉलिड पार्ट होती है, 3 टाइप की, RBC, WBC, प्लेटलेट। ये बनाती है 45%, ये बना रही है 55% पार्ट। इनको कंप्लीटली बोलते हैं हीमेटोक्रीट। RBC के, WBC के इनके दूसरे नाम है और WBC को आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, कणिकाणु और अकणिकाणु। ठीक है बेटा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, इससे आगे हम 1 बाय 1 इनका डिस्कस करेंगे, जैसे RBC, WBC और प्लेटलेट्स। नंबर फर्स्ट में हम ले रहे हैं RBC। फर्स्ट में हम पढ़ेंगे RBC, इरिथ्रोसाइट। या लाल रंग करने का है, सिंपल है, इतना तो नाम याद कर सकते हो। इनका जीवन काल होता है 120 डेज। कितना होता है? 120 डेज। ये बनती कहाँ है? रेड बोन मैरो में, रेड बोन मैरो, लाल अस्थि मज्जा में। ठीक है बेटा, लाल अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है। आगे हम देखें तो इनमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, यानी नो न्यूक्लियस। ये कंप्लीटली जो ब्लड वेसल होती है उसका 99% पार्ट, 3 प्रकार की हमने हीमेटोक्रीट पढ़ा था, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, उनका 99% पार्ट बनाती हैं RBC, लाल रक्त कणिकाएं। क्लियर? इनका जीवन काल हो गया। निर्माण कहाँ हो रहा है? इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। ये होती हैं, इनकी आकृति होती है सिग्माकार, या बोलें तो दूसरा नाम बोलें तो बेटा उभयावतल। क्या बोलेंगे? उभयावतल। क्लियर यहाँ तक? इनमें पाया जाता है हीम नामक प्रोटीन। हीम नामक प्रोटीन एक प्रोटीन होता है, इन्हीं के कारण इनका रंग क्या होता है? रेड, लाल होता है ब्लड का रंग, हीम नामक प्रोटीन के कारण। हीम प्लस हीम क्या है? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन प्रोटीन है ना, प्लस ऑक्सीजन, क्या बन जाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसके रूप में ये क्या काम करती हैं? O2 एंड CO2 का ट्रांसपोर्टेशन। यहां तक क्लियर हो गया आप सभी? नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं RBC के बारे में। RBC में एक हीम नामक प्रोटीन, ये फेरस होता है, इससे 4 हीम नामक प्रोटीन जुड़ी हुई थी। हीम मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, हीम हीम। देखो 12th लेवल पर इसकी स्ट्रक्चर इतनी वो कंपल्सरी नहीं है, पर आप इतना याद रखना, हीम नामक प्रोटीन 4 पाई जाती है 4 कॉर्नर पे। इनसे 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जुड़ेंगे। कितने जुड़ेंगे बेटा? 4। O2 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 और O2। ऐसी स्ट्रक्चर को हम बोल देंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन।
ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यहां तक आप सभी क्लियर। इनका जो डेथ बोले या इनका जो डाइजेशन होता है वो होता है प्लीहा में। प्लीहा में क्लियर। प्लीहा में इनका डाइजेस्ट होके जो हीमोग्लोबिन ये है ना आरबीसी को नष्ट करके दो लवण बना दिए जाते हैं जिन्हें बोलते हैं बिलीरुबिन। नंबर फर्स्ट तो क्या आ जाएगा बिलीरुबिन क्लियर। और नंबर 2 आ जाएगा बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन ये क्या काम करेंगे? हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो लीवर ग्लैंड है, ये लीवर ग्लैंड है, इसमें बन रहे हैं। तो लीवर ग्लैंड से ये किसके अंदर छोड़ दिए जाते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के ग्रैनी पार्ट में। स्मॉल इंटेस्टाइन के ग्रैनी पार्ट में, छोटी आंत थी ना उसका ग्रैनी पार्ट में, जिसमें कुछ मात्रा में तो ये करते हैं फूड का डाइजेशन, बाकी एग्जिट कर दिए जाते हैं ह्यूमन बॉडी से वेस्ट के रूप में। यहाँ तक आप सभी क्लियर। अगर कुछ रहा है तो आप बुक की हेल्प लें थोड़ी, साथ आप इनके नोट्स बना सकते हैं, इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा। क्लियर। अब हम बात करेंगे WBC, इसके बारे में बात करेंगे अब हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों WBC। जिनका नाम क्या बोल दिया? ल्यूकोसाइट, श्वेत रक्त कणिकाएं। 3 नाम हो गए इनके, याद रखना। श्वेत रक्त कणिकाएं पार्ट बनाती हैं 1% और 600% पार्ट बनाती हैं आरबीसी बनाती है 600%, 1% पार्ट कौन बनाती है? WBC। ये इनका क्या होगा? एक अनुपात। क्लियर। आरबीसी का 600, WBC का 1। इनका जीवन काल होता है 5 से 6 डेज, लाइफ साइकिल 5 से 6 डेज। इसके बाद में हम बात करें, इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के ऊतक और भिन्न भिन्न प्रकार के कणिकाणु और अकणिकाणु में डिवाइड करते हैं इनको। ये श्वेत रुधिर कणिकाएं, इनमें हीम नामक प्रोटीन, हीम थी ना, हीम नामक या हीमोग्लोबिन प्रोटीन थी, वो नहीं होती है। प्रोटीन नहीं होने का इनका जो कलर है, इनका कलर कैसा होगा? वाइट, सफेद कलर की होगी। इनको डिवाइड कर दिया WBC को, इधर देख लो, इधर देख लेते बेटा। WBC कणिकाणु और अकणिकाणु, कणिकाणु। कणिकाणुओं का क्या होगा? जैसे इसका न्यूक्लियस है, इसके अंदर जिसका साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर क्या पाए जाएंगे? छोटे छोटे कण पाए जाएंगे बेटा। कोशिका द्रव में ये कणिकाएं पाई जाएंगी, छोटे छोटे कण। और जो इनका कोशिका द्रव होगा उसमें कोई कणिकाएं नहीं पाई जाएंगी, इसके लिए इसको क्या कह दिया? अकणिकाणु। कणिकाणु को डिवाइड कर दिया 3 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। पहला है न्यूट्रोफिल, नंबर दूसरा है बेसोफिल, और नंबर तीसरा है इओसिनोफिल। क्लियर। अकणिकाणु को डिवाइड कर दिया एक केंद्रकाणु, दिखाई दे जाएगा नहीं इधर, यहां तक। इनको डिवाइड कर दिया
पहला तो है एक केंद्र कणु, क्लियर यहां तक सभी। नंबर दूसरा है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट, इस लिम्फोसाइट को आगे चल के 2 पार्ट्स में और डिवाइड करते हैं जी। नंबर फर्स्ट है बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, और नंबर दूसरा है टी लिम्फोसाइट। क्लियर। WBC को देखो, उनका जो वर्गीकरण है कणिकाणु है, कणिकाणु जिसका जो न्यूक्लियर ये साइटोप्लाज्म उसके अंदर छोटे छोटे कण पाए जाए उन्हें बोल दिया कणिकाणु। जिसके साइटोप्लाज्म में कोई कण नहीं पाए जाए उसे है कणिकाणु। कणिकाणु को डिवाइड कर दिया न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल। क्लियर। एकणिकाणु को डिवाइड कर दिया एक केंद्रकाणु लिम्फोसाइट, और लिम्फोसाइट को 2 पार्ट में, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं नंबर फर्स्ट न्यूट्रोफिल। यही बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा डिस्कस। न्यूट्रोफिल में क्या होता है, इनको अम्लीय, अम्लीय या क्षारीय, अभिरंजक से अभिरंजित करेंगे ना, अम्लीय या क्षारीय, ये क्या है अभिरंजक। इनसे अभिरंजक करेंगे तो ये हल्के बैंगनी रंग, हल्के बैंगनी रंग में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस रंग में? बैंगनी रंग में, बैंगनी कलर में, हल्का बैंगनी रंग। क्लियर। ये उदासीन भी बोलते हैं इन्हें, यानी कुछ ये खास बैंगनी रंग नहीं होता, यानी उदासीन कोई स्पेशल कलर नहीं देते, इसलिए इसको क्या बोल दिया न्यूट्रोफिल। इनकी जो ये सबसे ज्यादा पार्ट बनाती हैं 62%। क्लियर। बेसोफिल, बेस का अर्थ क्या होता है क्षार। क्लियर। क्षार को आपने देखा होगा, नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है लाल कर देता है, नीले लिटमस पत्र को। तो ये बेसोफिल है, ये कैसे कलर में अभिरंजित होंगी? क्षारीय रंगों से अभिरंजित करेंगे तो ये कैसे अभिरंजित हो जाएंगी? नीले रंग में। इनको किससे अभिरंजित कर रहे हैं? क्षारीय, बेस मीन्स क्षार, क्षारीय रंगों से अभिरंजित कर रहे हैं तो ये कैसे रंगों में? नीले रंग में अभिरंजित हो जाती हैं। क्लियर। ये बनाती है 0.5% पार्ट। इओसिनोफिल, इओसिनोफिल होता है अम्लीय, अम्लीय रंगों से अभिरंजित करेंगे तो ये कलर देंगी लाल। ये डाई है बेटा, अम्लीय क्षारीय, अम्लीय क्षारीय, क्षारीय और अम्लीय, ये डाई हैं। इनसे हम अभिरंजित करेंगे तो ये ऐसा कलर देंगी, अम्लीय है तो लाल, क्षारीय है तो कैसा कलर देंगी? क्षारीय हैं तो ये कलर देंगी नीला, और न्यूट्रोफिल अम्लीय क्षारीय दोनों से करेंगे तो बैंगनी रंग, या दे सकती है नो कलर, कोई कलर नहीं, ये कोई कलर नहीं देंगी। यहां तक आप सभी क्लियर? देखिए मैं बोर्ड को थोड़ा एडजस्ट कर देता हूं। नीले लाल रंग हो गए। ये बनाती है 2.5%, 2.5% पार्ट। दोबारा देख लीजिए, कणिकाणु है, कणिकाणु यहाँ तक क्लियर। कणिकाणु को 3, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल। न्यूट्रल, कोई कलर नहीं देगा। क्षारीय या अम्लीय भी रंगों से अभिरंजित करेंगे तो ये कोई कलर नहीं देगा। क्लियर। आगे देखे बेसोफिल, बेसोफिल क्या? बेस मीन्स क्षार, क्षारीय रंगों से अभिरंजित करेंगे तो ये कैसा कलर देंगे? नीला। और आगे अम्लीय, इओसिनोफिल, अम्लीय जो अभिरंजक डाई हैं उनसे अभिरंजित करेंगी तो ये कैसा रंग देंगी? लाल। इनका कुछ परसेंट बता रखा है, कितना कितना परसेंट है। इसके बाद में हम देखते हैं एक केंद्र काणु। क्या देखते हैं हम? एक केंद्र काणु।
एक केंद्र कणु को आप यहाँ पे देख लीजिए। जो एक केंद्र कणु है वो बेटा ये अकेंद्र कणु होती हैं, इनका जो व्यास होता है 12 से 15 म्यू एम होता है, यानी ज्यादा बड़े केंद्र की होती हैं। ये काम करती है प्रथम प्रतिरक्षा में। प्रथम प्रतिरक्षा में यानी कोई एंटीजन आया तो उनके प्रति प्रथम प्रतिरक्षा बनाएंगी, जिससे ये अपनी कॉपियां बनाएंगी, बहुत सारी कॉपियां बनाएंगी और उनको घेर कर उसका क्या कर देंगी, भक्षण। क्लियर यहाँ तक। इसके बाद में बात करते हैं लिम्फोसाइट की। लिम्फोसाइट दो प्रकार की, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। इन लिम्फोसाइट का मैचुरेशन होता है थाइमस ग्रंथि में। थाइमस ग्रंथि में थाइमस ग्रंथि में मैचुरेशन के बाद ये ब्लड में विकसित होती हैं, ब्लड में विचरण करती हैं। ब्लड में भी प्लाज्मा, और प्लाज्मा में जो सेल्स होती हैं, सेल्स के बाहर जो द्रव होता है ना, सेलुलर फ्लूइड, उनमें ये विचरण करती रहती हैं और यहाँ पर ये करेंगी भक्षण का काम। इसका काम भक्षण का। मेनली हम देखें तो WBC का काम है भक्षण का, यानी एंटीजन को क्या कर देंगी, भक्षित कर देंगी, उसे नष्ट कर देंगी। लिम्फोसाइट का मैचुरेशन कहाँ हो रहा है, थाइमस ग्रंथि में। इंपॉर्टेंट चीज है। अकेंद्र कणु एक केंद्रक है जो प्रथम प्रतिरक्षा में काम करेंगी, इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इनका कलर व्हाइट क्यों होता है, कणिकाणु है, कणिकाणु बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, इनके बारे में भी आप थोड़ा थोड़ा देखना। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनको आप नोट्स के रूप में ऐड कर सकते हैं बेटा। इसके बाद में हम देखते हैं प्लेटलेट्स। इसके बारे में देखेंगे प्लेटलेट्स, ये तीसरा पार्ट है। जिनका दूसरा नाम हमने क्या बोला था, थ्रोम्बोसाइट। क्या बोला था, थ्रोम्बोसाइट। ये थ्रोम्बोसाइट रक्त का थक्का जमाएंगे। जैसे ये अपनी हैंड है, यहाँ से कट लग गया, ये सेल्स डैमेज हो गई, ब्लड निकलेगा। कुछ समय पश्चात जो हवा के संपर्क में आकर, और इनमें कुछ थक्का जमाने वाले कारक होते हैं, थक्का जमाने वाले कारक, ये कारक यहाँ पर थक्का जमाएंगे और एक बड के रूप में अपने जैसे खुरुंड आ जाता है ना, वैसे इनको बंद कर देंगी, हवा के संपर्क में आके जाल सा बना लेंगी। ये थ्रोम्बोसाइट, ब्लड बाहर नहीं होगा बॉडी से और थक्का जम जाएगी जिससे ब्लड नहीं बहेगा। ठीक है। इनका जीवन काल होता है 5 से 7 डेज। 5 से 7 डेज इनका जीवन काल होता है। 5 से 7 डेज। क्लियर यहां तक आप? इनमें केंद्रक का अभाव यानी नो न्यूक्लियस, और इनका विघटन है, डाइजेस्ट है, वो प्लीहा है। प्लीहा में क्या हो जाती है, डाइजेस्ट, नष्ट हो जाती है। क्लियर? इतना बता नहीं रखा। इसके बाद क्या प्रोडक्ट बनता है जो हमारी बॉडी में काम करता है, इतना नहीं बता रखा। ठीक है। इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं फंक्शंस ऑफ ब्लड, रक्त के कार्य। ब्लड के कार्य फर्स्ट में हम देखते हैं गैसों का परिवहन। हमने देखा था जैसे ये लंग्स थे हमारे, लंग्स में बहुत सारी हजारों लाखों करोड़ों कूपिकाएं पाई जाती थी।
बताया था मैंने। इससे पहले हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस किया। आप मेरे जो डिस्क्रिप्शन में वीडियो उनके देख के हेल्प ले सकते हैं। तो इसमें ब्लड केशिकाएं पाई जाती हैं, रक्त केशिकाएं। ये कोशिकाएं, इसमें क्या है, एयर है, गैसेज है, O2 अंदर आ जाएगी एक प्रेशर के कारण, और CO2 एनवायरमेंट पद से बाहर चली जाएगी। इस स्टोरी को छोड़ दो। अब देखो ऑक्सीजन अंदर आ गई तो प्रत्येक टिश्यू हो गया, सेल हो गया, प्रत्येक टिश्यू या सेल्स हो गई। यहाँ पर क्या होगा, इनका संचरण। तो जिन जिन सेल्स या ऊतक को ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का संचरण करवा दे, ऑक्सीजन की आवश्यकता, ऑक्सीजन ले लेंगे और वेस्ट गैस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, उनको ब्लड में छोड़ देंगे और एक प्रेशर के द्वारा एनवायरनमेंट में एग्जिट हो जाएगी। नंबर दूसरा, खाद्य पदार्थों का परिवहन। खाद्य पदार्थ परिवहन, देखिए आप, जैसे ये थी एलिमेंट्री का नाल, आरनाल। आरनाल में डाइजेस्ट हुआ फूड, वो कहाँ जा रहा था, ग्लूकोज के रूप में कहाँ जा रहा था, रक्त में। कहाँ पर, रक्त में। और रक्त संपूर्ण बॉडी में सर्कुलेट होता है, ये हमें पता है। जिन जिन टिश्यू सेल्स को आवश्यकता होगी तो उन खाद्य पदार्थों का यूज कर लेंगे, यानी खाद्य पदार्थों का क्या कर रहे हैं, वितरण। नंबर तीसरा हम देखते हैं हार्मोन्स का संवहन। तीसरा हम देखते हैं हार्मोन्स संवहन। जो अंतःस्रावी ग्रंथियां थी, अंतःस्रावी ग्रंथियां थी, वो क्या काम कर रही थी, वो अपने स्राव को डायरेक्ट कहाँ छोड़ रही थी, रक्त में। और रक्त हमें पता है संपूर्ण बॉडी में सर्कुलेट होगा। संपूर्ण बॉडी में रक्त घूम रहा है तो जो जो अपनी बॉडी के ऑर्गन्स हैं उन पर इफेक्ट दर्शाएंगे वो हार्मोन, और उनको वर्क करने के लिए या वर्क को बंद करने के लिए हेल्प करेंगे। यहाँ तक आप सभी क्लियर। इसके बाद में हम देखते हैं तीसरा है रोगों से बचाव। रोगों से बचाव, बचाव अभी हमने पढ़ा। जो WBC आ रही थी, WBC ब्लड के अंदर घूमती रहती हैं, टिश्यू सेल सभी जगह जाती हैं, जहां पर जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया जो एंटीजन आते हैं उनको नष्ट करके हमें रोगों से बचाते हैं। पांचवा देखिए ताप नियंत्रण। ताप नियंत्रण, हम एक नियत तापी प्राणी है। नियत तापी यानी हमारा ताप एक समान रहता है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, ठीक है। जब सर्दी होगी तो हम क्या करेंगे, हमारा शरीर क्या हो जाएगा, हीट यानी गर्म हो जाएगा, फैट की लेयर हो जाएगी। हेल्प कौन करेगा, ब्लड, यानी ब्लड क्या होगा, गर्म। जब हम गर्मी में वाटर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा बॉडी से, बॉडी का संतुलन बना रहेगा। छठा देखें तो वाटर नियंत्रण। वाटर नियंत्रण, जल नियंत्रण। जल की एक निश्चित मात्रा ही ब्लड के द्वारा कंप्लीट बॉडी में रहती है, जो एक्स्ट्रा ब्लड है वो यूरिन के द्वारा एग्जिट कर दिया जाता है। सातवां देखें उत्सर्जन में, हमने देखा ये किडनी थी, किडनी में जो रीनल आर्टरी आ रही थी, ब्लड लेके आ रही थी, जिसमें क्या था, यूरिया यहाँ पर फिल्ट्रेट होके, और रीनल वेन, रीनल यानी रीनल सिरा, वर्कक सिरा, ये थी वर्कक धमनी, वर्कक धमनी से आ रहा था ब्लड, यहाँ फिल्ट्रेट होगा और वर्कक सिरा से वापसी कंप्लीट बॉडी में चल जाएगा। एग्जिट मटेरियल को मूत्रवाहिनी, मूत्राशय से बॉडी से एग्जिट कर दिया था हमें। तो ब्लड क्या कर रहा है, उत्सर्जन में भी हेल्प करता है। चोटों की मरम्मत, चोटों की मरम्मत, चोटों की मरम्मत जैसे अपना कोई सेल है, टिश्यू है, वो डैमेज हो गए तो वहां पर प्रोटीन, वसा ये जमकर उसको क्या करते हैं, उस घाव को कंप्लीट करते हैं। और नेक्स्ट है रक्त का थक्का। रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग कर रही है कौन, थ्रोम्बोसाइट।
थ्रोम्बोसाइट रक्त का थक्का जमा कर क्या काम करती हैं, जो एक्स्ट्रा ब्लड निकलता है चोट लगने पर उनको रोक देती हैं, ठीक है, जिससे एक्स्ट्रा ब्लड नहीं निकलेगा। इसके बाद में है रोगों से निदान। रोगों से निदान, देखिए रोगों से निदान हमें कैसे मिलती है। जैसे कोई डिजीज है, हमें कोई जैसे जीवाणु विषाणु बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आया, तो उसके प्रति क्या होते हैं, कंप्लीट बॉडी में क्या होते हैं, प्रतिरक्षी कारक। ये प्रतिरक्षी कारक उस एंटीजन को नष्ट कर देते हैं, नष्ट करके हमें बॉडी से रोगों से मुक्त कर दे, यानी रोगों से निदान करवा देते हैं। बच्चों मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, साथ में अपनी टीचिंग जारी रखें। मैंने आपको इससे फर्स्ट में बताया था कि मैंने 10th के लिए भी एक चैनल बना रखा है, साइंस 10 के, और एक बायो के लिए है, बायोलॉजी 12 के। आप दोनों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने छोटे भाई बहन हैं उनको भी आप पढ़ने का मौका दें बच्चों, ठीक है।